हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। इसमें ज्योग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब चीज़ समझाई जा रही है। इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं ज्योग्राफी की। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी पूरी की तरह से कंप्लीट हो जाए। ये इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो किसी भी तरह का स्टूडेंट होगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, सेम चीज़ बाद में हिंदी में लिखी हुई है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाया जा रहा है। तो आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी, और जितना भी कॉन्सेप्ट है एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया जाएगा। आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी छूटेगा नहीं। यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, आप सभी एग्जाम्स में सभी क्वेश्चंस को ज्योग्राफी के सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने इन वीडियोस को अच्छे से देख लिया तो। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वो इसी लिंक से आएगा आपको। यहाँ पे जैसे लेट्स क्रैक इट उत्तराखंड है, या तो इस नाम से मिलेगा आपको, या लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता के नाम से मिल जाएगा आपको। तो आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता लिखेंगे तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिससे कि आप उसको ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर डेली क्विजेज आती हैं। करंट अफेयर्स के पूरा जितना भी करंट अफेयर्स होता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, वो सारा वहाँ पे कवर किया जाता है। पिक्चर्स दी जाती हैं, पिक्स दी जाती हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, सब कुछ वहाँ मिलता है। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे वीडियोज़ को देखते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल अपडेट रहे, उनका कुछ भी ना छूटे। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि आरओ एडवोकेट जनरल के लिए और अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है। अब एक महीने ही लगभग बचा है। तो अब आप उसमें अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है वो आपको समझ में आ पाएगा, और आपके कौन से वीक एरियाज हैं आप उनको फोकस कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पोर्शन बचा हुआ है, इससे पहले हम काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं। तो बात आती है एलुवियल डिपॉजिट्स की। तो एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? देखिए, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। देखिए, इससे पहले हम ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं कि किस तरह से नदियाँ जो हैं पहाड़ों को काट काट कर नीचे आती हैं। तो जब वो नीचे आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी लेके आती है। तो जब वो नदी मिट्टी लेके आती है और प्लेन्स में आने के बाद जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जब वो अपनी धीमी गति से चलती है, तो वो जो अवसाद हैं, वो जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, जो एलुवियल हैं, इन एलुवियल सॉइल्स हैं, उसको डिपॉजिट करती हुई, निक्षेपण करती हुई चलती है। तो उससे क्या होता है? वो एलुवियल डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ट्रिब्यूटरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मान लेते हैं अगर ये मेन नदी है, मान लेते हैं गंगा नदी है, तो आसपास से आने वाली जो नदियाँ इसमें पानी डालेंगी, ये जो पानी डालेंगे आसपास की नदियाँ, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ट्रिब्यूटरी है। और ये गंगा रिवर मान के चलते हैं, ये मेन रिवर है, एम फॉर मेन रिवर, और ये ट्रिब्यूटरीज हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरबंस डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबंस डेल्टा है, यहाँ से आपको ये पता चलता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये भी पूछा जाता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो किस शेप का है? वो ट्रायंगुलर शेप का है, यानी कि त्रिकोण है। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। तो जहाँ पे भी माउथ ऑफ द रिवर होता है, माउथ ऑफ द रिवर की मैंने आपको एक ऊपर फोटो भी दिखाई थी पिछली वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं उनको। कि माउथ ऑफ द रिवर का मतलब ये है कि जब नदी, मान लेते ये नदी बहकर आ रही है इस तरह से, और यहाँ पे समुद्र है, मान लेते ये समुद्र है, तो जब ये नदी समुद्र में मिलती है, तो जहाँ पे समुद्र और नदी का जब मिलन होता है जिस पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। तो उसको माउथ कहते हैं, यानी कि रिवर जो है समुद्र में गिर गई तो वो माउथ हो गया उसका, रिवर का। तो वेयर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वेयर रिवर एंटर्स द सी। द माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है? माउथ ऑफ द रिवर होता है जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। कोरल्स हो गए, कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। देखिए, कोरल के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और चाहे वो ग्रेट बैरियर रीफ हो ऑस्ट्रेलिया की, कोरल्स के ऊपर काफ़ी सवाल पूछते हैं कि कोरल क्या चीज़ है, या कोरल ब्लीचिंग भी पढ़ता है कि कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। यानी कोरल्स क्या है? ये रंग बिरंगे शैवाल होते हैं जो समुद्र के अंदर कम कम गहराई पे पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा गहराई में नहीं पाए जाते, थोड़ी सी कम गहराई में पाए जाते हैं। तो ये स्केलेटन्स है टाइनी मरीन एनिमल्स हैं ना, छोटे छोटे मरीन एनिमल्स हैं। मरीन का मतलब वो जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, जिनको हम पॉलिप्स बोलते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। अब क्या होता है? ये लिविंग पॉलिप्स हैं, अब वो जब मरते हैं तो वो अपने स्केलेटन को, यानी कि जो उनका शेष है, स्केलेटन है, उसको वहीं छोड़ देते हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। अब क्या होता है कि मान लेते एक पॉलिप था, वो मर गया, उसके बाद उसकी स्केलेटन के ऊपर दूसरे पॉलिप पैदा हो गया, उसके बाद फिर वो मर जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि इस तरह लाखों सालों में बहुत बड़ी चेन बन जाती है, और पूरे के पूरे आइलैंड अगर आप देखेंगे तो कोरल के बन जाते हैं। जैसे भारत में लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड्स में है, या आपको अंडमान में भी कुछ कोरल्स मिल जाएंगे, गल्फ ऑफ मन्नार में भी कुछ कोरल्स मिल जाएंगे।
और कुछ कोरल आपको कहाँ मिल जाएंगे, गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाएंगे गुजरात में, तो वहाँ पे भी आपको कोरल्स मिल जाएंगे। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ये अरेबियन सी में हैं, और कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, तो वहाँ पे भी कोरल आइलैंड्स हैं जो केरला की कोस्ट से दूर है, क्योंकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो केरला की कोस्ट से पास है। अगर आप देखेंगे मैप में, इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड आपको कहाँ मिलेंगे, केरला से पश्चिम की तरफ मिलेंगे, वेस्ट की तरफ मिलेंगे। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो ईस्ट की तरफ है या साउथ ईस्ट की तरफ हैं, किसमें, बे ऑफ बंगाल में। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सुनामी इज़ अ ह्यूज वेव, अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सुनामी क्या है। सुनामी अपने आप में एक जापानीज़ वर्ड है, ये ध्यान रखिए कि ये भी पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है वो एक जापानीज़ भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है एक ह्यूज सी वेव, जो एक बहुत ही बड़ी समुद्र की जो वेव आती है, जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। जब समुद्र के तल पर, जब सी फ्लोर पर एक अर्थक्वेक आता है, तो उस अर्थक्वेक से, भूकंप की वजह से जो एक जल की, अब विशाल आप कह सकते हो वेव उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। देखिए सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है वो चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके इस पर पढ़ लीजिएगा, तो जो भी आपने समझा है वो बिल्कुल आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपकी छूट जाए। नेक्स्ट आता है इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी कि भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। तो देखिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस। अब देखिए मैंने आपको एक बार कल भी मैं आपको समझा रहा था कि हम वर्ड वेदर पढ़ते हैं और एक हम क्लाइमेट पढ़ते हैं, तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा था, इसमें और डिटेल में देख लेते हैं कि वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर। तो मौसम, यानी कि वेदर का मतलब होता है हिंदी में मौसम अगर हम कहें, और जो क्लाइमेट है उसको हम बोलते हैं जलवायु। तो क्लाइमेट जो होती है वो किसी भी जगह की 25 से 30 साल, एवरेज अगर आप देखेंगे औसतन 25 साल माना जाता है कि 25 साल का जो पीरियड है उस टाइम पे वहाँ पर जो मौसम रहता है उसको हम, लंबे समय में जो मौसम रहता है उसको हम क्लाइमेट बोल देते हैं। लेकिन जो जल्दी जल्दी चेंज होता है, हर रोज़ चेंज हो रहा है, आज धूप निकली है कल बारिश हो जाएगी, इसको हम वेदर बोलते हैं। तो वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, मान लेते हैं वातावरण के टेम्परेचर में चेंज आ गया, बारिश हो गई, रेनफॉल आ गया, सनशाइन धूप निकल गई। फॉर एग्जाम्पल एज सच इन में बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। यानी अब क्या हो सकता है कि वेदर तो ऐसा हो सकता है कि या तो वहाँ पे गर्म होगा या ठंडा होगा, या तो धूप निकल रही होगी, बादल आ गए होंगे, या वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही होगी, हवा बिल्कुल शांत होगा। तो किसी भी तरह का मौसम हो सकता है, तो ये वेदर होता है। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो जो सीजन्स हैं भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं, एक तो कोल्ड वेदर सीजन है जो दिसंबर से फरवरी तक चलता है, सबको पता है ये चीज़। उसके बाद हॉट वेदर सीजन है समर में, ये मार्च टू मई चलता है। फिर मानसून सीजन चलता है, साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि जो साउथ वेस्ट से हवाएं निकल के आती हैं और जो मानसून की बारिश करवाती हैं भारत में, जून से सितंबर तक चलता है। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है कि जब मानसून वापस जाता है तब वो तमिलनाडु में बारिश करता हुआ जाता है, उसको हम बोलते हैं अक्टूबर से नवंबर का जो टाइम है वो ऑटम टाइम हो गया, सीज़न होता है वो रिट्रीटिंग मानसून का। तो क्या करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कोल्ड वेदर सीजन या विंटर। तो अगर हम कोल्ड वेदर सीजन की बात करें तो या सर्दियों की बात करें तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन सन रेज जो है वो डायरेक्टली हमारे रीजन पे नहीं पड़ती है ना, इसलिए वहाँ पे सर्दियाँ हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे हमने फर्स्ट सेकंड वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि अगर ये अर्थ है और अर्थ पे यहाँ पे इक्वेटर है ना, ये 0 डिग्री है, तो अगर ये 0 डिग्री है तो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। नीचे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा है, और ऊपर कर्क रेखा है। तो जिस टाइम भारत में सर्दियाँ होती हैं वो इस वजह से होती है क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, तो सूरज की सारी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि भारत में से तो भारत तो यहाँ पे है, ये भारत है यहाँ पे, तो जब भारत में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है तो यहाँ पे रेज पड़ती हैं बहुत कम। तो जब यहाँ पे स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं तो स्लैंटिंग रेस पड़ने की वजह से क्या फ़र्क होता है, स्लैंटिंग रेस पड़ने की वजह से वहाँ पर भारत में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो क्या होगा, ठंड होगा वहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे पूरी गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे ठीक ऑस्ट्रेलिया की बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा गुजर रही है। तो विंटर सीजन में सन जो है, सन की रेस डायरेक्टली नहीं पड़ती, समर में डायरेक्टली पड़ती है। तो जब आपके ऊपर डायरेक्टली रेस पड़ेंगी तो ज़्यादा गर्मी होगी, जब रेस डायरेक्टली नहीं पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा नहीं होगी। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं, बर्फ़ भी पड़ जाती है, इतने कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हॉट वेदर सीजन या समर। तो हॉट वेदर सीजन में सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली उस रीजन में पड़ती हैं तो एकदम गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है।
हॉट और ड्राई विंड्स जिनको लू बोलते हैं वो भी दिन में चलती है। इतनी गर्मी होती है कि जिनको लू बोला जाता है, लू विंड्स जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी हवाएं होती हैं, अगर उसकी कोई चपेट में आ जाता है तो उन लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो वो आपकी बॉडी का जो बिल्कुल जो वाटर है वो सब खींच लेती हैं, वो इतना ज़्यादा गर्म हवाएं होती हैं। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न या रेनी सीजन। देखिए साउथ वेस्ट मानसून जब मई जून तक, जब मई तक गर्मी पड़ जाती है तो गर्मी की वजह से जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, यानी कि अरब सागर है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वो एरिया भी सब गर्म होने लगते हैं। तो जब वहाँ का पानी गर्म होने लगता है तो वो पानी भाप बनकर, वाष्प बनकर उड़ता है और उसके बाद वो हवाओं के सहारे ऐसे, अगर मैं कहूँ ये भारत है मान लेते हैं, तो वो ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू कर देता है और इस तरह से यहाँ पे घूम घूम के आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइन से वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट है। तो जब ये हवाएं यहाँ से टकराएंगी, तो ये हवाएं यहाँ से टकराएंगी तो ये ऊपर उठेगा। तो जब ये रेज या नॉट रेज, जब ये क्लाउड्स, जो भाप के क्लाउड्स बने हुए हैं, पानी के क्लाउड्स बने हुए हैं, जब ये पहाड़ से टकरा के, वेस्टर्न घाट से टकरा कर ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो ये अपना आप क्या होने लगेंगे, यहाँ पर इनका टेम्परेचर कम होगा तो ये बारिश करना शुरू कर देंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 जून को जो मानसून है वो कहाँ टकराएगा, केरला में टकराएगा। ये माना जाता है 1 जून को। अब वो कभी कभी वेरी कर जाता है, कभी 1 जून से 2-3 दिन पहले भी आ जाता है, कभी 1 जून के 1 हफ्ते बाद तक भी आता है, तो ये वेरी करता है। तो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो मानसून आना शुरू हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी, ये मैंने आपको समझाया कि अरेबियन सी से, अरब सागर से विंड्स आती हैं, एंड बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ कुछ तो इधर आती हैं और कुछ इधर जाती हैं। टुवर्ड्स द लैंड दे कैरी मॉइस्चर विद देम, इनमें पानी होता है, मॉइस्चर होता है। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। तो यहाँ पे जो माउंटेन बैरियर्स हैं, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो बारिश होती है। यहाँ पे जब ये गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय की ऊपर हिमालयाज़ की जो पहाड़ियाँ हैं, तो जब ये इधर बे ऑफ बंगाल से घूमकर यहाँ पे जाती हैं, गारो खासी जयंतिया से टकराती हैं, तब यहाँ पर भी बारिश होती है। अगर आपके लिए कुछ ये टर्म्स नए हैं कि गारो खासी जयंतिया क्या है, हिमालयाज़ क्या है, तो ये हम आप समझते चलिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ट्राइब्स हैं, वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं। गारो खासी जयंतिया 3 ट्राइब्स हैं, उन्हीं के नाम पे आप कह सकते हैं, तीनों हिल्स के नाम भी पड़े हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और गारो खासी और जयंतिया हिल्स। नेक्स्ट आता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जब मानसून, अब देखिए जून से लेके सितंबर तक, अगस्त तक, अक्टूबर तक आप मान सकते हैं कि सितंबर तक करीब करीब मानसून रहता है, और उसके बाद मानसून अब वापस जाता है। यानी कि जो मानसून की हवाएं हैं, यानी कि हवाओं में जितनी भी नमी थी, हवाओं ने सारी नमी अपनी क्या कर दी, बारिश के थ्रू धरती पे छोड़ दी। अब हवाएं क्या हो चुकी हैं, अब हवाएं शुष्क हो चुकी हैं, सूखी हो चुकी हैं, अब उनमें हवा पानी नहीं बचा, तो बारिश नहीं होगी। तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। तो अब क्या होती है, जो हवाएं हैं वो वापस जाने लगती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। दिस इज़ द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। तो इसको हम रिट्रीटिंग मानसून का सीजन कहते हैं। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। देखिए बहुत खासकर बात यह है कि जब साउथ वेस्ट मानसून होता है, यानी कि जून के बाद जब बारिश होती है, तो पूरा भारत को बारिश मिलती है एक्सेप्ट तमिलनाडु को बारिश नहीं मिलती। मैं आपको बता रहा हूँ वापस से, देखिए पूरा भारत, जितना भी भारत है, पूरे भारत को बारिश मिलेगी इस एरिया को छोड़ के। जो तमिलनाडु वाला रीजन है या कोरोमंडल कोस्ट का जो रीजन है, कोरोमंडल तट का जो रीजन है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, बाकी सब जगह पे होती है। लेकिन जब मानसून वापस जाता है, यानी कि जब मानसून, रिट्रीटिंग मानसून वाला जो टाइम होता है नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में जिस टाइम पे हमारे यहाँ सूखा रहता है, लगभग नॉर्थ इंडिया में कोई बारिश नहीं होती, सूखा रहता है, उस टाइम पे तमिलनाडु में खूब बारिश होती है नवंबर दिसंबर में। क्योंकि जब वो हवाएं, देखिए पहले हवाएं यहाँ पे जब सारा पानी छोड़ चुकी थी तो वे सूखी हो चुकी थी, उनमें कोई पानी नहीं था। लेकिन जब वो वापस जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होके जाती हैं। तो जब वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होके जाती हैं तो उनके अंदर वापस से पानी आ जाता है, और जब वो वापस से उनके अंदर पानी आ गया बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, तो अब वो यहाँ पे जब जाएंगी तो वो यहाँ पे तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स की जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ जो हैं, उनसे टकरा कर यहाँ पे बारिश करती हुई जाती है। तो द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन द सीजन। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशंस विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको समझाया है कि क्लाइमेट जो है करीब करीब काफ़ी लंबे समय के लिए, करीब करीब 25 साल के लिए पीरियड माना जाता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। तो भारत का क्लाइमेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछ जाते हैं कि भारत का क्लाइमेट किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मानसून टाइप क्लाइमेट है भारत का। मानसून एक अरेबिक वर्ड है जिसको मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन्स, यानी कि मौसम।
ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। तो भारत एक ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, देश रहता है। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब हो गया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके यानी कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में जितना भी पार्ट है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, या ये कहते हैं कि ये देश ट्रॉपिक्स में है। तो भारत का आधा हिस्सा अगर हम कहेंगे वो ट्रॉपिक्स में है और आधा हिस्सा ट्रॉपिक्स से ऊपर टेम्परेट रीजन में है, शीतोष्ण रीजन में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेंस। देखिए भारत में एग्रीकल्चर अभी भी बहुत ज़्यादा रेंस पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। हालांकि हमने आज़ादी के बाद से बहुत कोशिशें की हैं कि नहर बनाएं और लोगों को नहरों के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, कुओं के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, अलग अलग थ्रू उनको पानी प्रोवाइड किया जाए इरिगेशन के लिए, लेकिन फिर भी हमने उसमें काफ़ी कम सफलता प्राप्त की है जितनी प्राप्त करनी हमको चाहिए थी। गुड मानसून्स मीन एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। तो जो अच्छे मानसून है इसका मतलब ये है कि अच्छी रेन हुई होगी वहाँ पे और बाउंटीफुल क्रॉप था, यानी यही है कि अच्छे मानसून होगा तो अच्छी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। तो यानी कि मानसून पे ही डिपेंड करता है, कि इसलिए कहा जाता है कि मानसून या बारिश ने जो है इतना किसी भी देश को इफेक्ट नहीं करता, मानसून या बारिश, जितना भारत देश को करता है। क्योंकि भारत देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, किसान परिवार की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो मानसून पर डिपेंड रहती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। अब देखिए एक जगह का जो क्लाइमेट है वो किस तरह से अफेक्ट करेगा। पहली बात तो उसकी लोकेशन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड मतलब वो कितनी ऊंचाई पे है। अगर आप मसूरी देखेंगे या नैनीताल देखेंगे वो आपको लगभग ठंडे मिलेंगे एज़ कम्पेरिजन टू अगर आप प्लेन की एरियाज देख लेंगे, जैसे देहरादून देखेंगे। अगर मैं उत्तराखंड के एग्जाम्पल्स लूँ, यहाँ पे उत्तराखंड के सिटीज़ के एग्जाम्पल्स लूँ, या अगर आप उत्तर प्रदेश की भी एग्जांपल ले लो कि उत्तर प्रदेश लगभग आपको प्लेन रीजन है तो वहाँ पे सब आपको गर्म मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एल्टीट्यूड कम है। जितना ज़्यादा आप हाइट पे बढ़ते चले जाएंगे उतना क्या होगा, उतनी जो ठंडक है वो बढ़ती चली जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिस डिस्टेंस फ्रॉम द सी को एक वर्ड और बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंट लिख देते हैं यहाँ पे, कॉन्टिनेंटैलिटी। देखिए ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर आप देखेंगे समुद्र के पास आप जाएंगे, समुद्र के पास ना तो ज़्यादा सर्दियाँ होती ना ज़्यादा गर्मियाँ होती, वहाँ पे लगभग 24 से लेकर 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 27, 28 डिग्री, 29 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। चाहे आप जनवरी के महीने में चले जाइए, चाहे आप जून जुलाई के महीने में चले जाइए, वहाँ पे लगभग हमेशा एक ही मौसम सा रहता है। वो समुद्र के पास होने की वजह से होता है। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे सर्दी और गर्मी दोनों बढ़ते चले जाएंगे। सर्दियों के मौसम में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की बात करूं, हम समुद्र से बहुत दूर हैं। हमारे पास जो आसपास जो समुद्र है, अरेबियन सागर हो गया, चाहे बंगाल की खाड़ी है, चाहे हिंद महासागर है, ये बहुत दूर हैं। अगर ये दूर हैं तो इसलिए उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में या तो सर्दियाँ पड़ती हैं तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, और जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। लेकिन अगर आप यहीं तमिलनाडु में हो या केरला में हो या आप कर्नाटका में हो तो वहाँ पे ना तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं ना वहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे समुद्र बहुत ज़्यादा पास है। तो डिस्टेंस जो है समुद्र से वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और रिलीफ तो मैटर करता ही है कि आप पहाड़ पे हैं, प्लेन में हैं, प्लेट्यू पे हैं, तो जिस भी तरह का रिलीफ होगा उस हिसाब से वहाँ का जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, वो परफेक्ट करेगा। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में रीजनल डिफरेंसेस हैं। कैसे? जैसे जैसलमेर और बीकानेर जो है डेजर्ट है राजस्थान में, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, जबकि द्रास और कारगिल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये फ्रीजिंग कोल्ड है, बिल्कुल ठंडे रहते हैं। जैसे द्रास सेक्टर जम्मू कश्मीर में है और कारगिल लद्दाख में है, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और जबकि जैसलमेर और बीकानेर ये गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, ये भी भारत के हिस्से हैं, ये बहुत गर्म रहते हैं। कोस्टल प्लेसेस जैसे कि मुंबई, कोलकाता, इनमें मॉडर्न क्लाइमेट रहता है, ये मैंने मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ये मैंने आपको बताया कि 27-28 डिग्री 29 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। ये कोस्ट पे होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आर्द्रता जो होती है यहाँ पे, नमी जो होती है इनकी वातावरण में, इनकी जलवायु में, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होती है। मौसिनराम जो है मेघालय का रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, अपना में एक फैक्ट है। सवाल पूछे जाते हैं इससे कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, तो मौसिनराम है मेघालय का, जहाँ पे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए दुनिया की बात कर रहा है वो, पूरे ना तो एशिया की बात कर रहा है ना भारत की, पूरी दुनिया की। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर राजस्थान। तो ये भी हो सकता है कि देखिए भारत की डाइवर्सिटी क्या है, कि भारत में ही एक जैसलमेर एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे पूरे साल कोई बारिश ना हो, और मौसिनराम भारत के ही मेघालय जिले राज्य में एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये अपना में फैक्ट भी है और अपना में चौंकाने वाली बात भी है कि दोनों चीज़ें भारत में ही है। नेक्स्ट आता है कि फॉरेस्ट्स के अगर ऊपर हम बात करें तो फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है। देखिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जंगलों से ही हमें ज़्यादातर चीज़ें प्राप्त होती हैं।
चाहे वो फूड हो या आप कह सकते हो फॉडर हो, जो भी चीज़ें हैं, फ्यूल है यानी कि ईंधन है, वो सब चीज़ें हमें जंगलों से ही प्राप्त होती हैं। तो फॉरेस्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जो जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्लांट्स हैं, जो पौधे लगे हुए हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं जंगलों में, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसके वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं और जो धरती का जो क्लाइमेट है या एटमॉस्फेयर है वो बना रहता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल। अब देखिए, जो अगर आप देखेंगे जहाँ पर पेड़ नहीं होगा वहाँ की मिट्टी बहुत लूज़ होगी। अगर बारिश आएगी या पानी हम वहाँ पे डालेंगे तो मिट्टी जो है पानी के साथ बह जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर पेड़ लगा हुआ हो तो पेड़ लगे होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन रुकता है, मिट्टी का जो कटान है, मिट्टी का जो कटाव है वो नहीं होगा। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर। अब फॉरेस्ट जो है यानी कि जो जंगल है वो हमें टिम्बर देते हैं। टिम्बर का मतलब है लकड़ी। वो लकड़ी देते हैं किस किस चीज़ के लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। अगर आपको फर्नीचर बनाने हैं, जैसे बेड बनाना हुआ, सोफ़ा बनाना हुआ। फ्यूल वुड यानी कि अगर आपको उसको ईंधन की तरह इस्तेमाल करना है, चूल्हे में जलाना है। फॉडर देते हैं, जो हमारे जानवर हैं, मवेशीज़ होते हैं, जो उनको उसमें डालना है खाने के लिए। मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, हर्ब्स हो गए, लैग, हनी, गम, यानी कि सब चीज़ें जो हमें ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं वो जंगलों के पेड़ों से हमें मिलती हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जंगल जो है वो नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? घर। जिस तरह से इंसान का एक घर होता है, इस तरह से जानवरों का भी एक घर होता है। तो जो भी जानवरों का घर होता है उसको हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। तो फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल हैबिटेट है, एक प्राकृतिक घर है। किनका? जंगली जानवरों का। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। ये सिंपल सी बात है, ये इंसानों ने किया है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्रकृति के वजह से खुद उगी है, इंसान ने नहीं उगाई, प्रकृति ने जिनको उगाया है, वो हमने बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा हद तक काट वाट दिया है बाय ट्रीज़ को कट कर करके, जिससे कि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। चाहे हमें उससे पेपर बनाने हों, चाहे हमें घर बनाने हैं, जो भी हमें काम करना है, लेकिन हमने पेड़ों का जो कटाव है वो बहुत तेज़ी की स्पीड से किया है। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट्स आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और देखिए, जो फॉरेस्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा वैरायटी की जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे पाई जाती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स। अब देखिए, जंगलों में जो है या कहीं पे भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आपको मिलती हैं। कई सारी रेप्टाइल्स मिलते हैं, एम्फीबियंस, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, वो सब रेप्टाइल्स हैं। एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग अपने आप में मैमल है। मैमल वो होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, या आप कह सकते हो जिनके मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट, वर्म्स जो हैं, ये सभी लोग जंगल में घूमते हैं, उनका विचरण करते हैं। टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, ये अपना में फैक्ट है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के कई सारे जगहों पे टाइगर पाए जाते हैं। इनके ऊपर टाइगर रिजर्व्स भी बने हुए हैं, जहाँ पे टाइगरों को कंजर्व किया जाता है। तो मैंने टाइगर रिजर्व्स पे भी एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, तो आप उसको देख लीजिएगा। चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे आप यूकेपीएससी अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एडवोकेट जनरल की तैयारी कर रहे हो, या लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उस पर मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। तो जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वो एकमात्र जगह है जिसमें भारत में आपको लॉयंस देखने को मिलेंगे। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। तो जो एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, और एक सींग वाला जो गेंडे हैं, वो आपको असम में देखने को मिलेंगे, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, टू बी वेरी पर्टिकुलर। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। एलिफेंट्स आपको केरला में, कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। कैमल्स, वाइल्ड एस आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो गुजरात में है, सॉरी राजस्थान में है, एंड रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है। वाइल्ड गोट्स, जो वाइल्ड गोट्स हैं, स्नो लेपर्ड है, बियर है, ये सब हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सिक्किम राज्य हो, चाहे वो अरुणाचल हो, और चाहे वो उत्तराखंड हो और हिमाचल प्रदेश हो। बिसाइड्स दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आर कंट्री, जैसे कि मंकी, वुल्फ, जैकाल, नीलगाय, चीतल, ये सब आपको जानवर जो हैं देखने को मिल जाएंगे। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। पिकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है भारत की, ये आपको पता होगा। अदर कॉमन बर्ड्स जो मिलती हैं भारत में वो हैं पैरट्स हैं, पिजन, माइना, गीज, बुलबुल, डक्स, और बहुत सारी ऐसी पक्षी हैं जो साइबेरिया से उड़कर आते हैं कुछ समय के लिए भारत में, और उसके बाद वो उड़कर वापस चले जाते हैं, यानी कि वो कुछ समय के लिए भारत में आते हैं फिर वापस उड़ के चले जाते हैं। देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। तो कई सारी बर्ड सेंचुरी बना रखी है भारत ने, जैसे केवलाडियो नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, यानी कि राजस्थान का भरतपुर में। तो अपना में एक वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक बर्ड सेंचुरी भी है, जहाँ पे कई सारे पक्षी आते हैं, वहाँ पे रहते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वो उड़ के अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। तो इससे हंटर्स यानी कि जो शिकारी हैं उनसे उन पक्षियों को सुरक्षा मिल पाती है।
देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, कहीं 100 से भी ज़्यादा स्नेक्स भारत में पाए जाते हैं। कोबरा हो गया, क्रेथ्स हो गया, ये उसमें से कुछ हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया डिक्लाइनिंग रैपिडली। देखिए ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी का घर खत्म कर देंगे तो वो जानवर भी खत्म हो जाएंगे। जब जंगल खत्म होते जा रहे हैं तो कई सारी स्पीशीज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ की भारत में वो भी खत्म होती जा रही हैं। तो मैनी स्पीशीज़ हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। कई सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो भारत से या धरती पे से लुप्त ही हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी कि अब उनको दोबारा कभी भी रिवाइव नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम कई सारे नेशनल पार्क हुए, सेंचुरी हुई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हुए। इनके ऊपर एक वीडियो मैंने आपको पूरी बना रखी है बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर। उसमें सब समझाया हुआ है कि नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरी क्या होती है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हैव बीन सेटअप। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया है भारत के अंदर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया है। तो इनको सेव करने के लिए, टाइगर को सेव करने के लिए, एलिफेंट को सेव करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जिससे इन जानवरों की सुरक्षा की जा सके। और एक टॉपिक आता है लास्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो पक्षी विचरण करते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं जो अभी एक जगह पे हैं और कुछ टाइम बाद उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। जैसे कि सर्दियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइबेरिया में, जो रशिया का हिस्सा है साइबेरिया, वहाँ पे इस टाइम पे नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, -20 -40 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो उतने टेम्परेचर में वहाँ पे रह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ से पक्षी उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो भारत में आ जाते हैं, क्योंकि भारत में टेम्परेचर उनको 20-25 डिग्री की टेम्परेचर मिलेगा, चिलिका लेक के आसपास, उड़ीसा के आसपास। तो वो टेम्परेचर उन पक्षियों को रहने के लिए बहुत सही है। तो इसलिए वो 8000 किलोमीटर लंबी जर्नी पूरी करते हैं साइबेरिया से और भारत में आते हैं। फिर जितने टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी वो भारत में रहेंगे, और जैसे जैसे भारत में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, अब फरवरी में, मार्च में, अब वो उड़कर वापस से साइबेरिया चले जाएंगे। तो ये उनको भी समझ में आता है कि कब गर्मी बढ़ रही है, कब सर्दी हो रही है। तो इस वजह से वो हर साल अपनी ऐसी ही जर्नी पूरी करते हैं। सम बर्ड्स जैसे कि पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू आ कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। हर साल विंटर सीजन में आते हैं, क्योंकि जहाँ पर भारत में चिलिका लेक के आसपास, उड़ीसा के आसपास गर्मी होती है, यानी गर्मी इन द सेंस कि एज कंपेरिजन टू वहाँ उस एरिया के मुकाबले गर्मी होती है। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट वेइंग एज लो एज 15 ग्राम, 15 ग्राम की पक्षी है सिर्फ ये, लेकिन ये आर्कटिक से भारत आती है 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके। आप समझ सकते हैं कि 15 ग्राम की पक्षी 8000 किलोमीटर उड़ के आती है भारत में सिर्फ सर्दियाँ बिताने के लिए, और उसके बाद वापस चली जाती है। तो ये एक आप कह सकते हो कि नैचुरल चीज़ है, ये प्राकृतिक का करिश्मा है, जो प्रकृति का करिश्मा है। तो बाय दिस ये जो ज्योग्राफी की अब सीरीज़ थी, इसमें एनसीईआरटी कवर की जा रही है, तो ये कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास की स्टार्ट की जाएगी, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, एक भी टॉपिक ऐसा ना बचे जो आपका छूट जाए, और सारी चीज़ आपकी कवर हो चल जाएगी। इसमें से आप अगर आप चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो इन वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी एक एक टॉपिक कवर हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।